गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। बेटा कैमरा आपका ऑन करें और वॉइस अपनी म्यूट करें। देखिए, आज हमारी कविता हम शुरू कर रहे हैं पतंग। ये दूसरा चैप्टर है हमारा। शीर्षक है पतंग। पतंग नामक ये कविता है जो आज हम पढ़ेंगे। कवि है आलोक धनवा। यह बाल मनोविज्ञान पर आधारित कविता है, यानी बच्चों के मन, बच्चों की तरंग, बच्चों की उमंग को हम इसके अंतर्गत देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। इस कविता को शुरू करने से पहले हम जो महत्वपूर्ण बातें हैं 3 वो हम नोट करेंगे, सीखेंगे। सबसे पहली बात देखिए, पहली लाइन, पहली पंक्ति कविता की, सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ। पहली पंक्ति बहुत बड़ी है, दूसरी पंक्ति बहुत छोटी है। ऐसे ही अगर आगे भी देखें तो कोई पंक्ति बहुत बड़ी है तो कोई बहुत छोटी है। हम कह सकते हैं कि इन पंक्तियों में ना तो वर्ण बराबर हो सकते हैं और ना मात्राएं बराबर हो सकती। एक लाइन बहुत बड़ी है तो एक लाइन बहुत छोटी है। ना इन सभी पंक्तियों में मात्राएं बराबर हो सकती है और ना वर्ण बराबर हो सकते हैं। देखने से हमें पता चल रहा है। तो ना वार्णिक छंद और ना ही मात्रिक छंद है। अर्थात जब दोनों ही छंद यहाँ नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कविता छंद मुक्त है। ये कविता छंद मुक्त है। तो पहली बात जो हमने अभी की थी कि बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। ये कविता बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। नंबर 2, छंद मुक्त कविता है। इस कविता में किसी भी छंद का प्रयोग नहीं है, ना वार्णिक छंद ना मात्रिक छंद। ये छंद मुक्त कविता है। और मैंने जब छंद पढ़ाया था तब आपको कहा भी था कि हर कविता को आप पढ़ करके और उसके ऊपर लिख लें कि इसमें कौन सा छंद है, वार्णिक छंद है या मात्रिक छंद है। तो यहाँ आपने देखा होगा ना वार्णिक छंद है और ना मात्रिक छंद है, ना वर्ण बराबर है ना मात्राएं बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं ये छंद मुक्त कविता है। और नंबर 3, इसके प्रारंभ में मानवीकरण अलंकार का ज्यादा प्रयोग किया गया है। सेट कर दो। नहीं, अपने आप ही ऐसे है। ये मानवीकरण अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है। कैसे हुआ है देखिए बेटा, यहाँ आगे वर्णन आया कि शरद ऋतु का जो सवेरा होता है तो वो अपनी चमकीली साइकिल को तेज चलाते हुए, जोर जोर से घंटी बजाते हुए पुलों को पार करते हुए आ रहा है। सवेरे के लिए कहा गया कि वो सवेरा अपनी चमकीली साइकिल को तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए पुलों को पार करते हुए आ रहा है। हम जानते हैं कि साइकिल चलाने वाला जो गुण है वो तो मानव का है। कोई मानव, कोई मनुष्य, कोई बच्चा साइकिल चला सकता है। सवेरा साइकिल कैसे चलाएगा?
लेकिन यहाँ लिखा है शरद ऋतु का सवेरा पुलों को पार करते हुए साइकिल चलाते हुए आ रहा है, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार है। और मानवीकरण अलंकार कहाँ होता है? जब हम ये देखते हैं कि किसी मानव के गुण या विशेषता को हम किसी जड़ या भौतिक पदार्थ पर लगाते हैं, आरोपित करते, उस खुद में जिसके साथ वो मानव का गुण लगाया गया है उस खुद में वो गुण नहीं हो सकता है, वो गुण वो विशेषता तो केवल मानव में हो सकती है, तो फिर वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जब मानव के कुछ किसी गुण या विशेषता को हम किसी और पदार्थ पर आरोपित कर दे और किसी वस्तु पर आरोपित कर दे जिसमें खुद में वो गुण नहीं है, तो फिर वहां मानवीकरण अलंकार होता है। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, कभी आपने पढ़ा सुना होगा, आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी। संध्या को किसके समान बता दिया? सुंदरी के समान। जबकि संध्या है वो एक नवयुवती नहीं हो सकती। अगर उतर रही है, वास्तव में संध्या कहीं से उतरेगी थोड़ी, संध्या तो हो जाती है, लेकिन फिर भी कवि ने कल्पना की है, एक मानवीय गुण उस पर आरोपित कर दिया है कि सुंदर सी एक नवयुवती के समान वो उतर रही है, तो इसलिए वहां भी मानवीकरण अलंकार होगा। तो जब भी मानव का गुण, मानव की विशेषता किसी दूसरे पदार्थ या वस्तु पर आरोपित कर दी जाए जिसमें खुद में वो गुण नहीं हो सकता है, तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहाँ भी सवेरे के लिए कहा गया कि सवेरा पुलों को पार करते हुए चमकीली साइकिल चलाते हुए आ रहा है, इसलिए यहाँ भी मानवीकरण अलंकार है। ये तीन बातें, बाल मनोविज्ञान पर आधारित एक कविता है, छंद मुक्त कविता है और मानवीकरण अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है। और भी अलंकारों का प्रयोग हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से मानवीकरण अलंकार। तो अब हम भावार्थ के लिए चलते हैं। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया। भादो का अर्थ है भाद्रपद का महीना। श्रावण के बाद आता है भाद्रपद का महीना, तो उसे हमारी भाषा में हम भादो कहते हैं। सावन भादो, सावन का मतलब श्रावण का महीना और भादो यानी भाद्रपद का महीना। तो भादो यानी भाद्रपद का महीना, गया का मतलब बीत गया। गया का अर्थ यहाँ है बीत गया। सबसे तेज बौछारे, बौछारे का अर्थ होता है वर्षा, बौछारे यानी वर्षा। भाद्रपद का महीना जिसमें सबसे तेज वर्षा होती है, वह महीना तो बीत गया। हम जानते हैं कि श्रावण और भाद्रपद महीने में बहुत ज्यादा बारिश होती है। वर्षा ऋतु के मुख्य महीने यही होते हैं, श्रावण भाद्रपद। तो कहा गया है भाद्रपद का महीना जिसमें सबसे तेज वर्षा होती है, वह महीना तो बीत गया। इसका मतलब क्या हुआ? भाद्रपद का महीना तो बीत गया जिसमें सबसे ज्यादा वर्षा होती है, वो महीना तो बीत गया। तो इसका मतलब हुआ वर्षा ऋतु, अर्थात वर्षा ऋतु समाप्त हो गई, अर्थात वर्षा ऋतु समाप्त हो गई। ये कहना चाहते हैं कवि, भाद्रपद का महीना जिसमें सबसे तेज वर्षा होती है, वह महीना तो बीत गया, अर्थात वर्षा ऋतु अब समाप्त हो गई है। और हम जानते हैं कि जब वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है तो शरद ऋतु प्रारंभ होती है। वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु शुरू होती है। तो शरद ऋतु, अब जो भी ये सवेरा हुआ वो किसका सवेरा हुआ? शरद ऋतु का। तो सवेरे से पहले लिख दीजिए शरद ऋतु का, सवेरे से पहले लिख दीजिए शरद ऋतु का। शरद ऋतु का सवेरा हुआ।
अब इस सवेरे की तुलना देखो किससे की है, खरगोश की लाल आंखों जैसा सवेरा। आप खरगोश की आंखों को देखना, उस लाल लाल दिखाई देगी। हमारी आंखें तो काली होती है, खरगोश की आंखों को देखेंगे तो उसमें लालिमा दिखाई देगी आपको। तो शरद ऋतु का सवेरा हुआ, यह सवेरा खरगोश की लाल आंखों जैसा था। तो देखो यहां पर देखिए, सवेरे की तुलना खरगोश की आंखों से कर रहे हैं। सवेरे की तुलना खरगोश की लाल आंखों से, कि जब सवेरा हुआ लालिमा युक्त किरणें थी, शरद ऋतु का सवेरा हुआ तो लालिमा युक्त किरणें थी, तो वो सवेरा कैसा था, खरगोश की लाल आंखों जैसा। तो सवेरे की तुलना खरगोश की लाल आंखों से कर रहे हैं, और जैसा आ गया जैसा, हम समझ गए उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है यहाँ, उपमा अलंकार है। क्योंकि हम जानते हैं जब तुलना की जाती है, जिस अलंकार में तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। और हम वाचक शब्द याद करें तो सा, सी, से, सम, समान, सरिश, सदृश, जैसा, जैसी, जैसे, जिमी, ज्यों। अगर इनमें से कोई शब्द शब्दांश हमें नजर आता है तो उस पंक्ति में उपमा अलंकार होता है। ये हमने पढ़ा है छोटी क्लासेस में, ध्यान है आपको, याद है आपको, रेस्पॉन्स दीजिए बेटा, ध्यान है, याद है, ओके। तो यहां हम पहचान गए कि शरद ऋतु की सवेरे की तुलना लाल आंखों से की जा रही है, खरगोश की लाल आंखों से। जैसा आ गया, जैसा आते ही हम समझ गए यहाँ उपमा अलंकार है। तो देखो, शरद ऋतु का सवेरा हुआ, यह खरगोश की, खरगोश से पहले लिख लेना यह खरगोश की लाल आंखों जैसा सवेरा था। यह खरगोश की लाल आंखों जैसा सवेरा था। अब यहां देखो शरद आया, कह रहे हैं शरद आ गया, शरद थोड़ी आया था, शरद ऋतु के सवेरे की बात चल रही है यहाँ। तो यहाँ शरद आया इसका मतलब क्या है कि शरद ऋतु का सवेरा हुआ। शरद आया इसका मतलब यहाँ शरद के आने की बात नहीं है, उसके सवेरे की बात है। शरद ऋतु का सवेरा हुआ। तो आप बताइए, कोई बच्चा पहले पुल पार करेगा या पहले साइकिल चलानी पड़ेगी उसे? पहले तो साइकिल चलाएगा ना, पहले साइकिल चलाएगा, फिर घंटी बजाएगा, उसके बाद ही तो पुल पार होगा। ये तो आप ही जानते, पहले पुल पार कैसे हो जाएगा, पहले उसको साइकिल चलानी पड़ेगी ना, फिर साइकिल से पुल पार करेगा वो। तो यहाँ का अर्थ बाद में करेंगे, पहले इन दो पंक्तियों का अर्थ करेंगे। देखो कैसे, शरद ऋतु का सवेरा हुआ तो कैसा लगा, अपनी साइकिल से पहले लिख लो कोई बच्चा, अपनी नई चमकीली साइकिल, इससे पहले लिख लो कोई बच्चा। जैसे कोई बच्चा अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, जैसे कोई बच्चा अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए जोर जोर से घंटी बजाते हुए, साइकिल की घंटी भी तो होती है, जोर जोर से घंटी बजाते हुए और पुलों को पार करते हुए आ रहा है। शरद ऋतु का सवेरा हुआ तो ऐसा लगा जैसे कोई बच्चा अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए जोर जोर से घंटी बजाते हुए और पुलों को पार करते हुए आ रहा है। मानवीकरण अलंकार हुआ ना, शरद ऋतु के सवेरे के लिए कह दिया कि वो साइकिल चला के आ रहा है एक बच्चे की तरह, ठीक है ना, तो मानवीकरण अलंकार हो गया। अगर यहां हम ध्यान दे, देखो जोर जोर, एक जैसे पद की पुनरावृत्ति हो गई लगातार, एक बार आया फिर वो का वही पद दोबारा भी आ गया और अर्थ एक ही है।
तो ऐसी स्थिति में हम जानते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इस पंक्ति में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जोर जोर शब्द 2 बार आया, लगातार पुनरावृत्ति हुई है और अर्थ एक ही है। ऐसी स्थिति में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। नोट कर लीजिए। वापस से एक बार देखते हैं। शरद ऋतु का सवेरा हुआ तो ऐसा लगा जैसे कोई बच्चा अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, जोर जोर से घंटी बजाते हुए और पुलों को पार करते हुए आ रहा है। अब यहां से बेटा बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। क्या क्या बनते हैं? देखो, आपसे ये पूछ लें कि उस सवेरे के लिए पुलों को पार करने वाली क्या बात है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि जब सवेरा होता है तो सूर्य उदय पहाड़ों के पीछे से होता है। उदय होते हुए हम सूर्य को देखें तो पहाड़ के पीछे से वो निकलता है, उदय होता है। तो ऐसे लगता है जैसे पुल को पार करके आ रहा हो। पहाड़ के पीछे से निकलता है ना, उदय होता है ना, इसलिए ऐसे लग रहा है जैसे वो किसी पुल को पार करके आ रहा हो। यहां नई चमकीली साइकिल से उसकी तुलना क्यों की भाई? नई चमकीली साइकिल से तो हम कह सकते हैं कि जैसे नई साइकिल है वो चमचमाती हुई होती है, ऐसे सवेरे में भी चमक थी, क्योंकि सूर्य उदय हुआ तो सूर्य में चमक होती है। और उस सूर्य की चमक की तुलना किससे की? चमचमाती साइकिल से। आपसे घंटी बजाने की बात कह सकते हैं। क्या घंटी बजाने का उल्लेख क्यों किया कवि ने? घंटी बजाने की क्या बात है यहाँ पर? तो आप बता सकते हैं जैसे घंटी बजाने से ध्वनि होगी, वैसे ही सवेरा होने पर अनेक प्रकार के पशुओं और पक्षियों की ध्वनियां भी सुनाई देने लगी। इसीलिए यहाँ घंटी बजाने का उल्लेख है कि घंटी बजाने से ध्वनि होती है। वैसे शरद ऋतु का जब सवेरा हुआ तो उस समय भी सवेरा होते ही अनेक पशुओं और पक्षियों की आवाजें हमें सुनाई देने लगी थी। इसी ध्वनि के लिए यहाँ घंटी बजाने की बात की। बात समझ में आ रही है? दीपल, दीपल बताएं बेटी, समझ में आ रही है? टिंकू, इधर देवेंद्र, समझ में आ रही है बेटा बात? ओके, ठीक है। वापस से देखें। शरद ऋतु का सवेरा हुआ तो ऐसा लगा जैसे कोई बच्चा अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, जोर जोर से घंटी बजाते हुए और पुलों को पार करते हुए आ रहा है। अब देखिए, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, यह अपने, चमकीले इशारों से पहले लिख लो यह अपने, चमकीले इशारों से पहले लिख लो यह अपने। किसकी बात कर रहे हैं? उस शरद ऋतु के सवेरे की, शरद ऋतु के सवेरे की बात हो रही है कि यह अपने चमकीले इशारों से बुलाता है किसे? पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को बुलाता है। यह अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को बुलाता है। कौन? शरद ऋतु का सवेरा। अपने चमकीले इशारों से, कि जैसे ही सूर्य उदय हुआ उसकी चमक दिखाई दी और बच्चे झुंड के झुंड बना करके पतंग उड़ाने के लिए छतों पर या खेतों में पहुंच जाते हैं। यह अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों की झुंड को बुला लेता है। वास्तव में शरद ऋतु का जैसे ही सवेरा होता है, जैसे ही सूर्य उदय होता है, जैसे ही उजाला होता है, तो बच्चे झुंड बना बना करके पतंग उड़ाने के लिए पहुंच जाते हैं। फिर देखो ये पंक्ति वापस आ गई, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, ये की ये पंक्ति आ गई। तो इसका अर्थ हम दोबारा नहीं करेंगे, सीधा बात को यहां से आगे बढ़ाएंगे। और आकाश को
मुलायम का अर्थ यहां लिखें स्वच्छ। मुलायम का अर्थ यहाँ कोमल नहीं होगा, स्वच्छ होगा। मुलायम का अर्थ यहाँ स्वच्छ होगा। और आकाश को इतना स्वच्छ बना देता है कि पतंग ऊपर उठ सके, पतंग ऊपर उठ सके। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात उड़ सके। ऊपर उठने का मतलब क्या है? उड़ना, अर्थात उड़ सके। यह अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को बुलाता है और आकाश को इतना स्वच्छ बना देता है कि पतंग ऊपर उड़ सके, अर्थात उड़ सके। और हम जानते हैं कि जब स्वच्छ आकाश होता है तो हवा अच्छी चलती है और पतंग बहुत अच्छी आसानी से बच्चे उड़ा पाते हैं। स्वच्छ आकाश होता है तो उस समय पतंगे अच्छी उड़ती है, आसानी से उड़ती है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां दुनिया 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 बार बार देख रहे हैं। अगर पीछे भी देखें हम उड़ सके उड़ सके उड़ सके, तो ऐसी स्थिति में अनुप्रास अलंकार होता है। ऐसी स्थिति में कौन सा? अनुप्रास। जब वर्णों की आवृत्ति होती है, वर्ण दो या अधिक बार दिखाई दें तो अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर तीनों पंक्तियों में हम देखें अनुप्रास अलंकार। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज, देखो उड़ सके उड़ सके उड़ सके 3 बार लिखा है, लेकिन हम एक ही बार इसका अर्थ लगाएंगे, क्योंकि एक जैसी बात हम बार बार नहीं लिखते हैं, अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हम उड़ सके उड़ सके उड़ सके 3 बार दिया है, इसका अर्थ यही एक बार लास्ट में अंत में हम बोलेंगे, यहां अर्थ इसका नहीं बोलेंगे। देखो कैसे, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। अब बताइए किसकी बात कर रही होगी? दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज किसे कहा हो गया? वॉइस अनम्यूट कर लीजिए बेटा। अब कुछ बातें भी तो करेंगे हम, क्योंकि लास्ट का टाइम है। मैं आपसे कुछ बातें भी पूछूंगा। अनम्यूट वॉइस भी कर लीजिए आप और रेस्पॉन्स भी देते रहें। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज किसे कहा गया है बेटा? पतंग को। पतंग को। वेरी गुड। क्योंकि प्रश्न बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि कवि ने दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज किसे कहा गया, किसे कहा है? तो पतंग को कहा है। तो आप उड़ सके की जगह लिख लीजिए पतंग है। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज पतंग है। इसमें पतंग में दुनिया से पहले लिख लो, इसमें दुनिया का सबसे पतला कागज। बताइए, पतंग में बिल्कुल हल्का सा कागज काम में लेते हैं पतंग बनाने में, बिल्कुल हल्का। इसमें दुनिया का सबसे पतला कागज और दुनिया की सबसे पतली कमानी। दुनिया की सबसे पतली कमानी लगाते हैं। बोले जब पतंग बनाते हैं तो एक तो हल्का सा पतला सा कागज लेते हैं और बांस की कमानी लगाते हैं। कैसे? एक तो सीधी लगी होती है और एक ऐसे घूम के लगी होती है, लेकिन वो भी पतली और हल्की होती है। तो कागज भी हल्का और वो बांस की जो कमानी लगाते हैं वो भी पतली और हल्की होती है, वो भी पतली और हल्की होती है। यहाँ बांस लिख लीजिए, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। तो इसमें दुनिया का सबसे पतला कागज और बांस की सबसे पतली कमानी लगाते हैं। और क्यों लगाते हैं ऐसे? आगे लिखा है जिससे कि आसानी से उड़ सके। पतंग में वजन कम रहेगा ना, पतला कागज और पतली बांस की कमानी लगाए तो पतंग हल्की होगी और हल्की पतंग आसानी से
उड़ती है, जिससे कि यह आसानी से उड़ सके। वापस से देखो, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज पतंग है। इसमें दुनिया का सबसे पतला कागज और बांस की सबसे पतली कमानी लगाते हैं, जिससे कि यह आसानी से उड़ सके, जिससे कि यह आसानी से उड़ सके। और जब पतंगे उड़ना शुरू हो जाती है तो बच्चों की सीटियां और किलकारियां भी शुरू हो जाती है। आप जब पतंग उड़ाते हैं तो शांति से थोड़ी उड़ाते हैं, झुंड के झुंड में जाते हैं छत पे, हमारे आंगन में या खेत में, और जैसे ही पतंग उड़ाते हैं फिर शोर करते हैं, सीटियां बजाते हैं, वो काटा, है ना, इस तरह से। तो जैसे ही पतंगे उड़ना शुरू होती है, बच्चों की सीटियां और किलकारियां भी शुरू हो जाती है। और तब ऐसा लगता है, जब रंग बिरंगी पतंगे आकाश में उड़ती है ना, ऐसे लगता है जैसे तितलियों की नाजुक यानी कोमल, नाजुक यानी कोमल, जैसे तितलियों की कोमल दुनिया हो। रंग बिरंगी पतंगे आकाश में उड़ती है, ऐसे लगता है जैसे तितलियों की कोमल दुनिया हो। अब यहां से भी आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि तितलियों की नाजुक दुनिया किसे कहा? आकाश में उड़ती हुई रंग बिरंगी पतंगों को। तितलियों की नाजुक दुनिया किसे कहा? आकाश में उड़ती हुई रंग बिरंगी पतंगों को। क्यों कहा? तो आप बताएंगे जैसे तितलियां रंग बिरंगी होती है, वैसे ही पतंगे भी रंग बिरंगी होती है। जैसे तितलियां आकाश में उड़ती है, वैसे ही पतंगे भी उड़ती है। इसी कारण रंग बिरंगी पतंगों को तितलियों की कोमल दुनिया कहा है। यह भी मानवीकरण अलंकार हुआ ना, कि पतंगों को तितलियों की नाजुक दुनिया कहा, उन पतंगों को तितलियों के समान माना। तो मानवीकरण अलंकार कर रहे हैं कहीं ना कहीं, कि तितलियों में वो गुण होता है लेकिन पतंग पर आरोपित किया है। ठीक है, एक बार वापस से जल्दी से ध्यान से सुन लेते हैं। भाद्रपद का महीना, जिसमें सबसे तेज वर्षा होती है, वह महीना तो बीत गया, अर्थात वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है। अब शरद ऋतु का सवेरा हुआ तो यह खरगोश की लाल आंखों जैसा सवेरा था। शरद ऋतु का सवेरा हुआ तो ऐसा लगा जैसे कोई बच्चा अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, जोर जोर से घंटी बजाते हुए और अनेक पुलों को पार करते हुए आ रहा है। यह सवेरा अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को बुला लेता है और आकाश को इतना स्वच्छ बना देता है कि पतंग ऊपर उड़ सके, अर्थात उड़ सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज पतंग है। इसमें दुनिया का सबसे पतला कागज और बांस की सबसे पतली कमानी लगाते हैं, जिससे कि यह आसानी से उड़ सके। और जब पतंगे उड़ना शुरू हो जाती है तो बच्चों की सीटियां और किलकारियां भी शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे तितलियों की कोमल दुनिया हो। अब आप जो पहला इसका पद्यांश है, सबसे तेज बौछारे गई यहां से लेकर ऊपर उड़ सके, इसकी तो आप सह प्रसंग व्याख्या करेंगे। और आगे जो दूसरा काव्यांश है, पद्यांश है, इसका केवल भावार्थ। प्रसंग क्या लिखे, सह प्रसंग व्याख्या में संदर्भ क्या लिखेंगे? देखिए, प्रस्तुत काव्यांश कवि आलोक धनवा की पतंग शीर्षक कविता से अवतरित है। प्रस्तुत
काव्यांश कवि आलोक धनवा की पतंग शीर्षक कविता से अवतरित है। और जब विशेष लिखेंगे तो उस समय पहला पॉइंट भाषा और शैली का, भाषा सरस सुबोध भावानुकूल है और गेय शैली। अलंकारों में बता देंगे, दूसरा पॉइंट अलंकारों का, मानवीकरण उपमा पुनरुक्ति प्रकाश आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है, सौंदर्य वृद्धि हुई है। और तीसरा पॉइंट लिख देंगे कि इसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हुए, या सीधा ही लिख देंगे कि इसमें बाल मनोविज्ञान का बहुत ही या सजीव वर्णन हुआ है, बाल मनोविज्ञान का सजीव वर्णन हुआ है। ये 3 पॉइंट विशेष में आप लिख देंगे। और अभ्यास प्रश्न जो बनते हैं यहाँ से वो आपको मैं सेंड कर दूंगा, वो भी आप साथ में हल करें। अब किसी भी स्टूडेंट का कोई प्रश्न है बेटा तो वो कंफर्मेशन कर सकते हैं, वो पूछ सकते हैं।